चलिए, स्वागत है आप सभी का फिर से आजीवन पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 20 मौलिक अधिकार की कड़ी में हम लोग पढ़ते हुए आर्टिकल 19 को हमने खत्म किया था, स्वतंत्रता के अधिकार को। और उसमें देखा था कि 6 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार है और 6 को 6 हमने देखा था। आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 20 में क्या कहता है ये जानने का प्रयास करेंगे, सरल भाषा में जानने की कोशिश करेंगे। कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो कैसे अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आर्टिकल 20 में 3 क्लाउज हम लोग को मिलता है जब हम पढ़ने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो 3 क्लाउज है, 21, 22 और 23। 21, 22 और 23। तो 21 में क्या कहता है भाई? 21 में कहता है कि कोई भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा, दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने प्रवृत्ति विधि का उल्लंघन नहीं किया। कोई भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने प्रवृत्ति विधि माने इनफोर्स लॉ का वायलेशन नहीं किया हो, उल्लंघन नहीं किया हो। इसका सरल शब्दों में मतलब यह हुआ कि कोई व्यक्ति यदि कोई घटना का अंजाम दिया है और यदि कानून के नजर में वो घटना साबित है, करता है, तभी उसको हम दोषी मानेंगे। मतलब वर्तमान विधि का यदि कोई उल्लंघन किया है, प्रवृत्ति विधि का कोई उल्लंघन किया है, तभी उसको दोषी माना जाएगा। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि विधि में कहीं उल्लेख नहीं है किसी दोष का और आप कह रहे हैं कि नहीं, आपने ये जो घटना किया है वो आपने गलती किया है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं और किसी को धक्का दे देते हैं। ये धक्का देना यदि विधि में है कि आप किसी को धक्का दे दिए हैं तो आपके लिए सजा का ये प्रावधान है और आप गलती किए हैं, किसी को धक्का दे देना गलती करना माना जाएगा कानून के नजरों में, तभी आप दोषी होंगे। अन्यथा की स्थिति में आपको दोषी करार नहीं दिया जाएगा। तो यही कहता है कि जो प्रवृत्ति विधि है उसका आपने उल्लंघन किया है, तभी आप दोषी ठहराए जाएंगे, दोषी माने जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में आप दोषी नहीं माने जाएंगे। तो यही कहता है किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने प्रवृत्त मतलब वर्तमान विधि का उल्लंघन नहीं किया है। और उसको सजा का प्रावधान, यदि वर्तमान विधि का उल्लंघन किया है तो उसमें सजा का क्या प्रावधान है, उससे ज्यादा सजा भी हम उसको नहीं देंगे। सजा का प्रावधान किया है कि मान लीजिए कि आपने एक्स व्यक्ति को थप्पड़ मारा है, तो उस थप्पड़ मारने के एवज में क्या सजा प्रिस्क्राइब्ड है कानून के नजरों में, उतना ही सजा आपको दी जाएगी, उससे ज्यादा नहीं दी जाएगी। तो यही है कि वर्तमान विधि है उसका आपने उल्लंघन किया है, तभी आप दोषी माने जाएंगे और उस कानून में जितनी सजा का प्रावधान है उससे ज्यादा सजा आपको नहीं दिया जा सकेगा। तो कोई व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने प्रवृत्ति विधि का उल्लंघन न किया हो। ठीक है, प्रवृत्ति विधि का उल्लंघन नहीं किया हो तब तक नहीं माना जाएगा। और साथ ही विधि में उल्लेखित सजा से ज्यादा
सजा का प्रावधान नहीं किया जा सकता है। सीधी सी बात है। वर्तमान जो इन्फोर्समेंट लॉ है, इन्फोर्स लॉ का यदि उल्लंघन करता है तभी वो दोषी माना जाएगा, और उस लॉ में जो उसको सजा का प्रावधान है उससे ज्यादा सजा नहीं दिया जाएगा। ये कहता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 दोहरे दंड से मुक्ति की बात करता है। दोहरे दंड से मुक्ति की बात करता है। एक शब्दों में कहें तो जितनी गलती वो करेगा उतना ही सजा का प्रावधान, मतलब एक गलती के लिए एक सजा का प्रावधान नहीं किया जाएगा, एक गलती के लिए 10 सजा का प्रावधान नहीं हो सकता है। यानी कि दोहरी दंड से क्या करता है? रक्षा करता है। ये आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने एक गलती किया है, कानून में इस तरीके का प्रावधान है और उसको आप सजा दे रहे हैं 4-5 धाराओं में, 4-5 गलती के को मिलाकर के आप सजा दे रहे हैं अलग अलग किस्म का, ये नहीं चलेगा। तो दोहरे दंड से क्या करता है? मुक्ति की बात करता है। और इसमें कहता है कोई भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। तो क्लियर है? दोहरे दंड से क्या करता है? मुक्ति। किसी व्यक्ति को एक अपराध किया है तो एक अपराध के लिए जो सजा में प्रावधान है वही दिया जाएगा। ऐसा ना कि दोहरा दंड उसको क्या करेंगे? दे देंगे। तो एक गलती के लिए 1 सजा, 2 गलती के लिए 2 सजा, 3 गलती के लिए 3 सजा, या कानून में जितना सजा का प्रावधान है एक गलती के लिए उतना ही उसको दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक गलती किया है तो उसको 4 बार उसको दंड दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये है दोहरी दंड से क्या करता है? रोकता है उसको। अब आर्टिकल 23 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध, यानी किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आप पर आरोप है कि आपने किसी व्यक्ति का अपहरण किया है। किसी व्यक्ति पे आरोप है कि उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का क्या किया? अपहरण कर लिया है, और उस आरोप के आधार पर पुलिस आपसे पूछताछ कर रही है। तो पुलिस ये नहीं कहेगी आपको कि तुम स्वीकार करो कि तुमने अपहरण किया है। पुलिस ये आपसे नहीं पूछेगी कि ये तुम स्वीकार करो कि हमने किसी का मर्डर किया है। यदि ऐसा पुलिस करती है तो ये किसका, इस प्रावधान का क्या करती है? वो उल्लंघन करती है। और मान लीजिए कि आप डर के मारे बता भी देते हैं कि हाँ हमने मर्डर कर दिया, हमने अपहरण कर लिया, ठीक है ना, तो पुलिस के सामने स्वीकारे गए इस बयान का रत्ती भर मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि स्पष्ट करता है कि किसी भी व्यक्ति को, याद कर लीजिए, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, स्वयं मतलब अपने आप के विरुद्ध, माने अपने खिलाफ ही, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
ये बहुत अच्छा, मतलब इसमें नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट दिखता है कि हर व्यक्ति बचना चाहता है। इस ब्रह्मांड में जितना जीव जंतु है सब बचना चाहता है, सबको जिंदगी प्यारी होती है। तो कुल मिलाकर के ये है कि आप अपने बचाव में एकदम धूमधाम से झूठ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने बचाव में आप झूठ बोलिए, कोई इससे समस्या नहीं है। कानून इसका इजाजत देता है इनडायरेक्टली कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप अपने बचाव में, आप गलत किए भी हैं तो आप अपने बचाव में खूब झूठ बोलते हैं थाना में, पुलिस के सामने, और ये आपका राइट है कि आप अपने बचाव में बोलना है, बोलिए। तो पुलिस ये नहीं, बाध्य नहीं करेगी कि आप स्वीकार कीजिए कि हमने क्या किया है, कत्ल किया है। ये स्वीकार कीजिए कि हमने किसी का अपहरण किया है। पुलिस ये बोलने के लिए, ये कहने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। यही कहता है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए, अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्लियर है? इसको थोड़ा सा और भी हम समझने का प्रयास करें तो इसको मिटाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पुलिस आपको थाने में पिटाई कर रही है और आप डर के मारे वो सब स्वीकार कर लिए कि हाँ, हम फलाने का अपहरण किए हैं, तो फलाने का हम के साथ ये गलती किए हैं, फलाने का बलात्कार किए हैं, फलाने का ये किए हैं, फलाने, सारा गलती आप पुलिस के मार के डर से क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। पुलिस ने अपने डायरी मेंटेन करके और वो रख लेती है, और रखने के बाद जब आप जाएंगे कोर्ट में पेशी में, तो वो सारी बातों का कोर्ट के सामने रत्ती भर वैल्यू नहीं है। आप वहां जाकर के मुकर सकते हैं कि हुजूर, हमको डर के, हमको जबरदस्ती बुलवाया गया है, नहीं बोल रहे थे तो ये हमको मार सकते थे, पिटाई कर सकते थे, इसलिए हमने अपने बचाव में झूठ बोला है। और इतना आप बोल देते हैं तो उन सारी बयानों का कोई मतलब नहीं है जिसमें आपसे कबूल करवाया गया है कि तुम कबूल करो कि हमने ये गलती किया है। इस बयान का कोर्ट के सामने, जज के सामने कोई रत्ती भर मतलब नहीं है। और किसके वजह से नहीं है? सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 23 के वजह से, जिसमें स्पष्ट करता है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध अपने खिलाफ गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। मतलब ये क्या है? ये नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट इसमें दिखता है, और ये आपको इजाजत देता है कि आप अपने बचाव में धूमधाम से झूठ आप बोलिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन तो फिर पुलिस पूछती क्यों है भाई? मान लीजिए कि आप पे आरोप है कि आपने किसी का मर्डर किया। आरोप क्या है भाई? आरोप है कि आपने, एक्स व्यक्ति ने वाई का क्या किया है? कत्ल कर दिया। एक्स व्यक्ति ने वाई का क्या किया? कत्ल कर दिया। ये आरोप है आपके। पुलिस क्या की भाई? एक्स से पूछताछ शुरू की। मामला थाने में गया, पुलिस ने एक्स से क्या की? पूछताछ। और पुलिस कही कि बताओ कि वाई का कत्ल कैसे हुआ, तुमने किया? आपने कह दिया कि हाँ हमने किया। फिर वो पूछेगी कि अच्छा ये बताओ, आपने किया तो जिस चीज से आपने उसको मर्डर किया था वो सामान कहाँ है, आपने कहाँ रखा है? और आपने बता दिया कि हमने जेड स्थान पर उस कट्टा को रखा है। दूसरा आपने स्वीकार किया कि हमने वाई का कत्ल किया है। दो स्टेटमेंट है या हमने वाई का कत्ल किया, और पुलिस दूसरा स्टेटमेंट पूछी कि जब कत्ल किया आपने
तो वो हथियार, वो औजार आपने कहाँ छुपाया, और आपने कहा कि हमने जगह स्थान पर उस औजार को क्या किया, छुपा दिया। पुलिस क्या करेगी, यहां टर्न करेगी और ढूंढेगी और कोशिश करेगी साक्ष्य जुटाने का, क्योंकि पुलिस को पता है कि इस साक्ष्य का रत्ती भर वैल्यू नहीं है, इस स्टेटमेंट का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इस स्टेटमेंट का क्या है, वैल्यू है। इसको छानबीन करेगी पुलिस और ये निकल जाता है और ये पता चल जाता है, तब इसको पता चलेगा कि नहीं, इस व्यक्ति का इस एविडेंस के साथ अटैचमेंट है, सुराग है, और तब इस कारण से क्या करेगी, ये साबित करेगी आपको कि आपने कत्ल किया है, क्योंकि आप सीधे सीधे स्वीकार कर लेंगे कि हमने कत्ल किया है और इसका कहीं से उपाय नहीं है, कोई अन्य सोर्स से ही बात साबित नहीं होता है, तब तक आप आरोपी सिद्ध नहीं होंगे। और इसलिए पुलिस क्या करती है, अन्य प्रकार के सवाल पूछती है, फिर पूछती है कि कौन कौन था आपके साथ, इस तरीके से बहुत सारा सवाल पूछती है, और उन सवालों में से कुछ कुछ बातें लेकर के और उस पर जांच शुरू करती है, और जब जांच शुरू करती है तब उसको पता चलता है कि फलाना व्यक्ति, एक्स व्यक्ति ने वाई का कत्ल किया है कि नहीं किया है। यदि कोई सुराग नहीं मिलता है तो अंत में क्या होगा, आप दोष सिद्धि नहीं किए जाएंगे। जब प्रॉपर एविडेंस मिल जाएगा, साक्ष्य मिल जाएगा, इन्होंने, व्यक्ति ने कट्टा को यहाँ छुपाया था, उस व्यक्ति के कपड़े को यहाँ छुपाया है, फोरेंसिक टेस्ट में जांच होगा, आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, ये तमाम चीजों से अटैचमेंट होगा, मैचिंग होगा, और ये पता चल जाएगा साक्ष्य कि नहीं, यही वह व्यक्ति था वाई, यही व्यक्ति था एक्स जिसने वाई का क्या किया, कत्ल किया। और आपके बयानों के आधार पर क्या करती है, जांच शुरू करती है। यदि सीधे सीधे स्वीकार कर लेता आरोपी कि ना हम किए हैं, तो सबको सजा मिल जाता, जांच करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से बात नहीं किया जाएगा, जिसको हमने डिटेल में अभी समझा है। अब हम लोग देखेंगे, अब हम इसको याद रखने के लिए एक सिंपल और ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि हम जब पढ़ रहे थे तो इसको हमने बनाया था एक कविता के तौर पे कि विस करेंट लॉ प्रचंड होगा, प्रचंड होगा, अजय गलती तय दंड होगा। ठीक है ना। और तीसरा बनाए थे, स्वयं के विरुद्ध न बाध्य होगा। एक कोडिंग टाइप का है जिसको हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन जनरली बच्चे भूलते हैं, मैं भी काफी भूलता था, इसलिए हमने इसको याद किया था कि दिस करेंट लॉ प्रचंड होगा। मतलब कोई व्यक्ति तब तक गलती साबित नहीं किया जाएगा, दोषी नहीं माना जाएगा, जब तक कि प्रवृत्ति विधि उस समय के अनुसार वो गलती नहीं किया। माने वर्तमान लॉ के हिसाब से उसको क्या किया जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा, या उसके हिसाब से उसको सजा दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो यह है दिस करेंट लॉ, माने वर्तमान लॉ प्रभावी होगा, जो वर्तमान लॉ है वही प्रभावी होगा। ऐसा ना कि पहले का कोई या आने वाले लॉ के साथ उसका कोई मर्जिंग किया जाएगा। जो वर्तमान में जिस समय जो आपने गलती किया है उसी समय के कानून के हिसाब से आपको सजा मिलेगी। जैसे बाद में आपने गलती किया आज, और आज जो लॉ कहता है, और इस लॉ में 2 साल बाद अमेंडमेंट हो गया, तो अमेंडमेंट के हिसाब से आपको सजा नहीं दिया जाएगा। आज जो सजा है, आज के लॉ में जो सजा है वर्तमान लॉ में, उसके हिसाब से आपको सजा दी जाएगी। यही है दिस करेंट लॉ प्रचंड होगा। वर्तमान लॉ होगा वही क्या होगा, प्रचंड होगा। ठीक है। अजय गलती तब दंड होगा, मतलब कि एक गलती के लिए एक ही दंड का सजा होगा, 2 गलती करते हैं तो 2 दंड की सजा होगी।
स्वयं के विरुद्ध न बाध्य होगा, मतलब कि अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो विस्करेंट लॉ प्रचंड होगा, जय गलती तय दंड होगा, स्वयं के विरुद्ध न बाध्य होगा। 21 बात हम कल करेंगे इसकी, किसमें कहता है प्राण देह भी साथे साथे। अब 21 ख में कहता है पढ़ लिख के प्रकांड होगा। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। और 21 एक और जोड़ा गया 21 क, जिसमें कहा कि प्राथमिक शिक्षा को मौलिक शिक्षा मूल अधिकार की श्रेणी में इसको क्या किया गया, डाला गया। तो 21 और 22 हम लोग कल पढ़ेंगे। ये हम लोग 20 का क्या था, एक कोडिंग था। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसको अच्छे से देखिए, जहां समझ में नहीं आया उसमें कमेंट जरूर कीजिए, हम इसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।